नमस्कार। देखिए, आज के दौर में इंटरनेट पर पोर्नोग्राफी मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसानी से उपलब्ध है। पर कई लोगों के लिए ना एक सामान्य आदत और एक मुश्किल लत के बीच की जो लाइन है वो धुंधली सी हो जाती है। तो आज हम इसी कॉम्प्लेक्स टॉपिक की गहराई में उतरेंगे और समझेंगे कि आखिर कब इसका इस्तेमाल एक प्रॉब्लम बन जाता है। और यही हमारे आज के विश्लेषण का सबसे बड़ा सवाल है। जब इंटरनेट पर सब कुछ बस एक क्लिक की दूरी पर हो, तो ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि एक सामान्य जिज्ञासा और एक ऐसी मजबूर करने वाली आदत जो किसी की जिंदगी पर बुरा असर डाल सकती है, उसके बीच की सीमा कहाँ है। अपने इस सफर में हम 4 मेन पॉइंट्स पर बात करेंगे। सबसे पहले हम उन संकेतों को पहचानेंगे जब ये एक समस्या बनने लगती है। फिर हम दिमाग के अंदर झांकेंगे कि ये लत दिमाग को कैसे बदल देती है। इसके बाद हम इसके पर्सनल और सोशल असर को समझेंगे और आखिर में उम्मीद की तरफ बढ़ते हुए रिकवरी के रास्तों पर भी बात करेंगे। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। यहाँ हम उन संकेतों और लक्षणों को पहचानेंगे जो बताते हैं कि पोर्नोग्राफी का इस्तेमाल एक सामान्य आदत से बढ़कर लत की ओर जा रहा है। तो पॉर्न की लत को एक बिहेवियरल एडिक्शन कहा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि ये कोई शराब या ड्रग्स जैसी बाहरी चीज की लत नहीं है, नहीं, बल्कि ये एक व्यवहार की, एक आदत की लत है। एक ऐसा पैटर्न जिसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है और जो धीरे धीरे जिंदगी के दूसरे हिस्सों पर हावी होने लगता है। तो फिर सामान्य इस्तेमाल और लत में फर्क क्या है? देखिए, सामान्य उपयोग कभी कभार होता है और उसके बाद कोई गिल्ट वाली फीलिंग नहीं होती। लेकिन जब इसे देखने की जबरदस्त इच्छा होने लगे, जब ये काम या रिश्तों पर असर डालने लगे, जब इस पर बिताया जाने वाला समय बढ़ता ही जाए और इसे रोकने की कोशिशें बार बार फेल हों, तो ये एक रेड फ्लैग हो सकता है। ये तो हुए बाहरी संकेत, पर अंदर ही अंदर इमोशनल लेवल पर भी कई बदलाव आते हैं। जैसे हर समय गिल्ट या शर्म महसूस करना, असल जिंदगी के स्ट्रेस या अकेलेपन से भागने के लिए इसका सहारा लेना और धीरे धीरे भावनात्मक तौर पर दूसरों से कटा हुआ महसूस करना। अब समझते हैं कि ये लत दिमाग में बनती कैसे है। इस सेक्शन में हम न्यूरोसाइंस की मदद से जानेंगे कि बार बार पोर्नोग्राफी देखने का हमारे दिमाग की वायरिंग पर क्या असर पड़ता है और ये उसे कैसे रीवायर कर देती है। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एडिक्शन मेडिसिन का ये जो स्टेटमेंट है, ये बहुत ज़रूरी है। ये इस बात पर जोर देता है कि लत कोई नैतिक कमजोरी नहीं है, बल्कि यह दिमाग की एक बीमारी है जो हमारे रिवॉर्ड और मोटिवेशन सिस्टम को एक तरह से हाईजैक कर लेती है। और ये सब मुमकिन होता है न्यूरोप्लास्टिसिटी की वजह से। अगर आसान शब्दों में समझें तो हमारा दिमाग कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये गीली मिट्टी की तरह है जिस पर हमारी आदतें और तजुर्बे गहरे रास्ते बना देते हैं। हम जो भी व्यवहार बार बार दोहराते हैं, हमारा दिमाग उस काम को करने के लिए और भी एफिशिएंट हो जाता है, चाहे वो आदत अच्छी हो या बुरी। अच्छा, तो ये लत एक 4 स्टेप के लूप में काम करती है। सबसे पहले एक ट्रिगर होता है, जैसे स्ट्रेस, बोरियत या अकेलापन। ये दिमाग में एक जबरदस्त क्रेविंग या कह लीजिए दिमागी खुजली पैदा करता है। इस खुजली को मिटाने के लिए इंसान पॉर्न देखता है और इसके जवाब में दिमाग रिलीज करता है डोपामाइन, एक फील गुड केमिकल जो इनाम जैसा महसूस होता है, और यही इनाम उस आदत को और भी मजबूत बना देता है। इस मामले में इंटरनेट पोर्नोग्राफी एक सुपर नॉर्मल स्टिमुलस की तरह काम करती है। ये क्या होता है, जरा सोचिए। एक पक्षी है जो अपने हल्के नीले अंडे को छोड़कर एक नकली, ज्यादा चमकीले और बड़े अंडे पर बैठना पसंद करता है। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा आकर्षक लगता है। ठीक इसी तरह इंटरनेट पोर्न को असल जिंदगी से कहीं ज्यादा उत्तेजक और आकर्षक बनाया जाता है, जिससे हमारा दिमाग नेचुरल रिवॉर्ड्स के बजाय इसकी तरफ ज्यादा खिंचता है। और ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है। जर्मनी के मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट की 2014 की एक स्टडी में पाया गया कि जो लोग ज्यादा पॉर्न देखते थे, उनके दिमाग के रिवॉर्ड से जुड़े हिस्से सिकुड़ गए थे। और तो और दिमाग के उस हिस्से से उनका कनेक्शन भी कमजोर हो गया था जो सेल्फ कंट्रोल और फैसले लेने के लिए जिम्मेदार होता है। दिमाग में होने वाले इन बदलावों का असर असल जिंदगी पर कैसे पड़ता है, यही हम अपने तीसरे सेक्शन में देखेंगे, जहां हम पर्सनल रिश्तों और सोशल लाइफ पर पड़ने वाले प्रभाव पर बात करेंगे। इसका असर न सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि जिंदगी के कई हिस्सों में एक लहर की तरह फैलता है। मेंटल हेल्थ पर बोझ बढ़ता है, जिससे एंग्जाइटी और डिप्रेशन हो सकता है। रिश्तों में दूरियां आने लगती हैं क्योंकि रियल लाइफ की इंटीमेसी फीकी लगने लगती है। और सेक्सुअल हेल्थ पर भी इसका सीधा असर पड़ सकता है, जैसे सेक्स को लेकर गलत उम्मीदें पाल लेना। अब कुछ आम गलतफहमियों को दूर करना भी जरूरी है।
जो भी स्रोत उपलब्ध है उनके अनुसार हस्तमैथुन अपने आप में फिजिकली कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। असली प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ये एक मजबूरी वाला व्यवहार बन जाता है। इस व्यवहार से जुड़ी जो एंग्जाइटी, शर्म और गिल्ट है, अक्सर वही यौन समस्याओं की असली वजह होती है, न कि खुद वो एक्ट। और ये समझना भी जरूरी है कि ये सिर्फ एक इंसान की लड़ाई नहीं है। हमारा माहौल, जैसे कि दोस्तों का दबाव या फिर इंटरनेट पर पॉर्न की 24/7 आसान मौजूदगी, ये भी इस समस्या को बढ़ाने में एक बड़ा रोल निभाता है। इतनी सारी चुनौतियों के बाद अब सबसे जरूरी सवाल, क्या इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता है? जी हाँ, बिल्कुल है। हमारा आखिरी सेक्शन इसी उम्मीद और रिकवरी के प्रैक्टिकल रास्तों पर ही फोकस करेगा। रिकवरी का सफर एक सबसे अहम और हिम्मत भरे कदम से शुरू होता है। ये मानना कि एक समस्या है और ये भरोसा करना कि बदलाव मुमकिन है, एक बेहतर जिंदगी मुमकिन है, यही एक्सेप्टेंस किसी भी बदलाव की नींव होती है। कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जो फौरन लिए जा सकते हैं। अपने ट्रिगर्स को पहचानना, यानी ये समझना कि कब और किन भावनाओं के चलते पॉर्न देखने की इच्छा होती है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पहुंच को मुश्किल बनाना और अपनी सेहत पर ध्यान देना, जैसे एक्सरसाइज करना, जो नेचुरली मूड अच्छा करने वाले हार्मोन्स रिलीज करता है। अगर ज्यादा मदद की जरूरत महसूस हो तो कई प्रोफेशनल ऑप्शंस भी मौजूद हैं। सीबीटी जैसी टॉकिंग थेरेपी नेगेटिव सोच के पैटर्न को बदलने में मदद करती है। ग्रुप थेरेपी में उन लोगों से सपोर्ट मिलता है जो इसी सफर पर हैं, और रिलेशनशिप थेरेपी टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने में मदद कर सकती है। और सबसे जरूरी बात हमेशा याद रखनी चाहिए, मदद मांगना कमजोरी नहीं बल्कि हिम्मत और ताकत की निशानी है। ये कोई नैतिक हार नहीं बल्कि एक हेल्थ कंडीशन है। जैसे हम दूसरी बीमारियों के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, वैसे ही इसके लिए मदद लेना भी सेल्फ केयर का एक बहुत जरूरी कदम है। इस चर्चा के अंत में हम सब इस सवाल पर सोच सकते हैं, आज की इस डिजिटल दुनिया में जो ऐसी बनावटी उत्तेजनाओं से भरी पड़ी है, हम अपने असली और सबसे मानवीय रिश्तों को कैसे बचाएं और उन्हें प्राथमिकता कैसे दें? इस पर सोचना हम सबके लिए जरूरी है। इस विषय को समझने के लिए समय देने के लिए धन्यवाद।